अहंकार और बड़प्पन का झूठा ढोंग जब किसी मासूम के कोमल जज्बातों को कुचलने लगे तो प्रेम की हर निशानी एक लाइलाज नासूर बन जाती है। 13 साल की वो भोली और चुलबुली विजयनी, जिसे प्यार से सब बिज्जू बुलाते थे, सिर्फ 8 साल की उम्र में ब्याह कर बंगाल के इस बड़े जमींदार घराने में आई थी। वो अपने ही चुलबुले पति विनय से निश्चल मोहब्बत कर बैठी। पर मरोड़ तब आया जब विनय ने अपनी बड़प्पन की हेकड़ी और बेशर्म शरारतों के जाल में फंसाकर ना सिर्फ बिज्जू का खेल बिगाड़ा, बल्कि ऐन आंधी की रात को उसके पिता के गुजर जाने की खौफनाक खबर इतनी बेरहनी से उसके मुंह पर दे मारी कि उस मासूम का पूरा वजूद ही हिल गया। और विडंबना तो देखिए, बुखार से तपते बिस्तर पर जब मौत के आखिरी पल करीब आए तो बिज्जू ने विनय का हाथ कसकर पकड़ा और रुंधे गले से वो आखिरी सच कह दिया जिसने विनय की पूरी रूह को झकझोर कर रख दिया कि तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। नारी मन के द्वंद्व की अप्रतिम शिल्पी सरलाबाला सरकार की लिखी ये कालजयी रचना बीते वक्त का रोमांस, एक अबोध बच्ची की अधूरी हसरत, कड़वे छलावे और टूटे हुए मान की एक ऐसी मर्मस्पर्शी दास्तान है जो आपके हृदय को भीतर तक रुला देगी। सुनिए डिजिटल नॉवेल वर्ल्ड की एक और अश्रुओं से सराबोर कर देने वाली पेशकश। आइए सीधे रुख करते हैं सन 1844 के उस भरे पूरे जमींदार दालान का, जहां 40 लोगों के बीच मछली की बड़ी थाली उठाए बिज्जू अपनी आंख के आंसुओं को घूंघट की आड़ में पहली बार छिपाने जा रही। रोमांस एक ऐसी चीज है जो दुनिया में हमेशा से रही है और हमेशा रहेगी, लेकिन अलग अलग देशों, वक्त और लोगों के मिजाज के हिसाब से इसके तौर तरीके भी अलग अलग होते हैं। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूं वो भी एक ऐसे ही बीते वक्त के प्यार की कहानी है। और इस कहानी की जिस लड़की के बारे में मैं आपको बता रही हूं उसकी उम्र सिर्फ 13 साल थी। उस लड़की का नाम विजयिनी था, लेकिन घर में सब लोग उसे प्यार से बिजू कहकर बुलाते थे। बिजू जब सिर्फ 8 साल की थी तभी उसकी शादी कर दी गई थी। उसके पिता सरकारी महकमे में एक बहुत बड़े अफसर थे, इसलिए उन्हें नौकरी के सिलसिले में देश भर में घूमना पड़ता था। और अपने पिता के साथ साथ बिजू ने भी देश के बहुत से हिस्से देखे थे। बिजू की ससुराल बंगाल के एक छोटे से गांव में थी। अपनी शादी के पूरे 4 साल बाद वो पहली बार अपनी ससुराल आई थी और यहां आते ही वो अपने ही पति से प्यार करने लगी थी। अब आप कहेंगे कि अपने ही पति से प्यार करना, भला ये कौन सी नई बात हुई? आखिर हिंदू शादियों में जब फेरे होते हैं तो मंत्र ही यही पढ़ा जाता है कि जो तुम्हारा दिल है वही मेरा दिल है। और जब शादी के मंत्रों से ही प्यार का ये अटूट बंधन जुड़ जाता है तो फिर नए सिरे से प्यार में पड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन बिजू के मामले में सचमुच ऐसा ही हुआ था। शादी के बाद बिजू और उसके पति विनय की बहुत ही कम मुलाकात हुई थी, और अगर कभी कभार वे मिले भी थे तो बिजू को वे मुलाकातें ठीक से याद भी नहीं थीं। बिजू का बचपन ज्यादातर पश्चिमी इलाकों में ही बीता था और इसी वजह से उसका मिजाज बंगाल की आम लड़कियों से बिल्कुल अलग था। बिजू की मां अक्सर ये सोचकर फिक्रमंद रहती थी कि बंगाल के घरों की एक सीधी साधी और लंबी घूंघट काटने वाली बहू बनकर बिजू कैसे रह पाएगी। लेकिन जब बिजू ससुराल गई और उसकी सास ने अपनी समधन को एक खत लिखकर बताया कि बिजू बहुत ही भोली और लक्ष्मी जैसी लड़की है, तो उसकी मां के दिल को बहुत तसल्ली मिली। उसकी सास ने अपने खत में ये भी लिखा था कि पश्चिमी इलाकों में रहने की वजह से वो बंगाल के तौर तरीके नहीं सीख पाई है, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, वो 2-4 दिन में सब कुछ सीख जाएगी। बिजू की ससुराल वाले उस गांव के बहुत बड़े जमींदार थे। उसके ससुर जिले के एक बहुत ही मशहूर और बड़े वकील थे।
लेकिन उनके बेटों में से किसी ने भी ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की थी। बिचू के पति विनय की उम्र करीब 22 साल थी। उसने एंट्रेंस का इम्तिहान पास करने के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी और अब वो गांव के लड़कों का सरदार बना हुआ घूमता था। गांव के किसानों के साथ उसकी बहुत अच्छी दोस्ती थी और वो अक्सर खेतों में जाकर खुद अपने हाथों से उनके लिए हल भी जोत दिया करता था। गांव के किसान उसके बारे में कहा करते थे कि छोटे बाबू जैसा इंसान तो दुनिया में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, उन्हें तो बस एक देवता ही समझिए। लेकिन घर में विनय की शरारतों और उसकी उछल कूद से सभी बहुएं और लड़कियां हर वक्त परेशान रहती थीं, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि कब उसके दिमाग में कौन सा खुराफाती ख्याल आ जाए। इसीलिए जब बिजुनी पहली बार ससुराल आई तो मंजली बहू ने एक दिन विनय से हंसते हुए कहा कि लो, अब नई बहू आ गई है, अब तुम्हारी सारी हेकड़ी निकल जाएगी और तुम उसके साथ ये सब शरारतें नहीं कर पाओगे। अब मैं आपको उस परिवार में होने वाले एक बहुत ही मजेदार वाकये के बारे में बताती हूँ। ये सन 1844 की बात है। उन दिनों एक ही घर में पूरा खानदान मिलजुल कर रहा करता था। आज भी उनके दालान में करीब 40 लोग एक साथ खाना खाने बैठे थे। उनमें चचेरे और फुफेरे भाई, भतीजे और साले भी थे और घर के बड़े बुजुर्गों में छोटे चाचा और फूफा जी भी मौजूद थे। घर की बहुएं और बेटियां सबको खाना परोस रही थीं और सास रसोई में बैठी सब कुछ संभाल रही थीं। बिजू को खाना परोसने में बहुत मजा आ रहा था। वो दोनों हाथों से मछली से भरी एक बड़ी सी थाली उठाए हुए थी, इसलिए बीच बीच में उसके सिर का घूंघट खिसक जाता था। मंजली ननद बार बार आकर उसका घूंघट ठीक कर रही थी। सास का साफ हुक्म था कि कोई भी नई बहू को कुछ नहीं कहेगा, लेकिन हाँ, उसे घर के तौर तरीके जरूर सिखाने पड़ेंगे। तभी बिजू के पति विनय ने अचानक जोर से चिल्लाकर कहा कि मंजले भैया, जरा देखिए तो सही, ये मछली का सबसे बड़ा सिर तो मेरी ही थाली में आ गिरा है। जरा आप लोगों की थालियां भी तो देखूं कि आप सबको कितने कितने टुकड़े मिले, क्योंकि मेरी थाली में तो मछली के 5 बहुत बड़े बड़े टुकड़े पड़े हुए हैं। मंजले भैया ने हंसते हुए कहा कि अरे विनय, अब तू चुप भी कर जा। वो बड़ी वाली मछली तूने ही तो पकड़ी थी ना, तो फिर उसका सिर तेरी थाली में नहीं आएगा तो क्या किसी और की थाली में जाएगा। विनय ने मुंह बनाते हुए कहा कि अरे जरा ये तो देखो कि आज खाना परोस कौन रहा है। ओहो, क्या ये नई बहू है? इसने इतना लंबा घूंघट काट रखा है कि मैं तो इसे पहचाने नहीं पाया। मैं सोच रहा था कि शायद मंजली भाभी खाना परोस रही हैं। अब जब परोसने वाली नई बहू है तो फिर मेरी थाली में तो मछली की पूरी थाली ही उड़ेली जाएगी ना। माँ, ओ माँ, आपने इसे मछली परोसने का काम क्यों दे दिया है? विनय की आवाज सुनकर माँ जल्दी से रसोई से बाहर आई और बोली कि अरे विनय, तूने अब ये क्या नई शरारत शुरू कर दी है? तू बेचारी को इस तरह क्यों सता रहा है? मैंने ही तो उससे कहा था कि वो मछली का सबसे बड़ा सिर तेरी थाली में परोसे। कल मैं ऐसा ही बड़ा टुकड़ा अभय की थाली में भी परोसने को कह दूंगी। क्या हमारे तालाब में मछलियों की कोई कमी पड़ गई है? बिजू शर्म और घबराहट के मारे एक ही जगह सुन्न होकर मछली की थाली हाथ में लिए खड़ी थी। उसके आंसुओं से उसका घूंघट पूरी तरह भीग चुका था। सास ने पास आकर उसके हाथ से वो थाली ले ली और बहुत ही प्यार से कहा कि अच्छी रोते नहीं है बेटी, जाओ जाकर अपना मुंह हाथ धो लो। विनय ने मछली का वो सिर खाया नहीं था, वो उसी तरह उसकी थाली में पड़ा हुआ था। ये देखकर मंजली भाभी ने बहुत ही दबी हुई आवाज में फुसफुसाते हुए कहा कि अरे तुम लोगों ने देखा क्या? छोटे बाबू ने वो मछली का सिर नई बहू के लिए ही अपनी थाली में छोड़ दिया है। भाभी की ये बात सास के कानों तक पहुंच गई। उन्होंने पलटकर कहा कि अगर उसने अपनी थाली में छोड़ भी दिया है तो इसमें क्या हो गया है? जाओ बेटी, तुम जाकर विनय की थाली में ही खाना खा लो। तुमने ये सुना नहीं है? संजली बुआ हमेशा कहती हैं कि अगर पत्नी अपने पति की थाली में बची हुई मछली का सिर खाए तो इससे पति की उम्र बहुत लंबी होती है। इस बात के करीब 2 घंटे बाद विजयनी कुछ कच्चे पक्के अमरूद तोड़ने के लिए बगीचे में अमरूद के पेड़ के नीचे गई। उसने देखा कि वहां पेड़ के नीचे विनय पहले से ही खड़ा हुआ था। विनय को वहां देखते ही विजू का चेहरा खुशी से पूरी तरह खिल उठा। वो उसके पास गई और बहुत ही प्यार से बोली कि क्या तुम मेरे लिए पेड़ से कुछ अमरूद तोड़ दोगे? विनय ने आंखें तरेरते हुए कहा कि क्या कुछ अमरूद? अरे बाप रे, तुम्हारी लालच तो कुछ कम नहीं मालूम होती। ये क्यों नहीं कह देती कि पेड़ पे जितने भी अमरूद लगे हैं वो सारे के सारे तोड़ दो? विजयनी ने हंसते हुए जवाब दिया कि मैं भला सारे अमरूद तोड़ने के लिए क्यों कहूंगी? क्या पेड़ के सारे अमरूद खाने लायक हैं? विनय ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए अमरूद तोड़ दूंगा, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि तुम औरतें घाट पे बैठ के छुप छुप कर क्या खुसर पुसर कर रही थीं?
विनय का सवाल सुनते ही विजू का चेहरा एकदम से उतर गया। उसने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा कि अरे मेरा हाथ छोड़ो, मुझे माँ के कमरे में जाना है। उन्होंने मुझे अपने सफ़ेद बाल उखाड़ने के लिए बुलाया है। लेकिन विनय ने उसका हाथ बहुत जोर से पकड़ लिया और बोला कि नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। जब तक तुम मुझे ये नहीं बताओगी कि तुम सब वहां क्या खुसर पुसर कर रही थी, तब तक मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगा। जल्दी बताओ कि तुम लोग वहां क्या सलाह कर रही थी। क्या तुम सब मिलकर कोई दावत करने वाली हो? अरे नहीं, मैं समझ गया। शायद तुम लोग किसानों के खजूर के पेड़ों से रस चुराने का कोई प्लान बना रही हो, है ना? बिज्जू ने झल्लाकर कहा कि अरे हम भला खजूर का रस क्यों चुराएंगे? तुम भी कैसी अजीब बातें करते हो। तुम्हें पता है ना कि किसान खुद ही हर रोज एक मटका भरकर मीठा रस हमें दे जाते हैं। विनय ने हंसते हुए कहा कि तो फिर क्या बात है? अच्छा, क्या कोई कृष्ण लीला होने वाली है? हाँ, अब मैंने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया है ना? बिज्जू ने चिढ़कर कहा कि हाँ, कृष्ण लीला ही तो होगी, और नहीं तो क्या। हम लोग बेहुला का वो दुख भरा खेल करने वाले हैं। क्या तुमने उस दिन नहीं देखा था कि मुसलमानों के मोहल्ले वाले लड़कों ने बेहुला का कितना सुंदर खेल दिखाया था और कितने अच्छे गीत गाए थे? ये बात कहते कहते बिज्जू अचानक चौंक पड़ी और घबराकर बोली कि ये भगवान, अब क्या होगा? दीदियों ने तो मुझे ये बात किसी को भी बताने से बिल्कुल मना किया था। शाम के वक्त घर में किसी को भी कोई खास काम नहीं रहता था। रसोई के सारे काम दिन में ही निपटा लिए जाते थे। बस रात को 10-11 बजे के करीब खाने के लिए गरम चावल पकाना होता था। इसलिए शाम होते ही अक्सर घर में कौड़ियों का खेल जम जाता था, जिसमें चौपड़, पांसे और बाघ बकरी जैसे खेल खेले जाते थे। लेकिन उन सब में चौपड़ का खेल सबसे ज्यादा खास था और ये खेल सभी को बहुत पसंद था। चौपड़ के खानों में सजाने के लिए जो 4-4 कौड़ियां रखी जाती थीं, उनके लिए ना जाने कितने रंगों की और कैसी कैसी सुंदर कौड़ियां जमा की गई थीं। और दाव चलने के लिए जो 7 कौड़ियां उठा ली जाती थीं, वे भी बहुत ही चुन चुनकर निकाली गई सबसे बड़ी और भारी कौड़ियां होती थीं। लेकिन आज कोई कौड़ी का खेल नहीं होने वाला था, बल्कि आज बेहुला के खेल के वे दुख भरे गीत गाए जाने वाले थे। दालान के ठीक ऊपर जो सबसे बड़ा कमरा था, वो हमेशा ताला लगाकर बंद ही रहता था। वो कमरा बस तभी खुलता था जब वहां झाड़ू लगाकर सफाई करनी होती थी। उस कमरे की दीवारों पर जो बड़ी बड़ी तस्वीरें टंगी हुई थीं, उन्हें भी बीच बीच में पहुंचकर साफ किया जाता था। उस कमरे की चाबी हमेशा भंडार घर की एक अलमारी के ऊपर रखी रहती थी और आज उसी बंद कमरे में बेहुला का वो खेल होने वाला था। बेहुला के इस खेल में रोने धोने के कई सारे हिस्से होते हैं, लेकिन बीच बीच में लोगों को हंसाने के लिए कुछ मजाकिया रूप भी बनाए जाते हैं। जैसे राम सिंह जमादार जब सिर पर पगड़ी बांधकर आता है तो उसके चलने का क्या गजब का अंदाज होता है। वो अपनी लाठी को इतनी जोर जोर से घुमाता है मानो वो किसी इंसान से नहीं बल्कि हवा से ही लड़ रहा हो। लेकिन जैसी उसे बिल्ली की म्याऊं म्याऊं की आवाज सुनाई देती है तो वो डाकू आ गया कहकर ऐसे दुबक कर भागता है कि लोग हंस हंस के लोटपोट हो जाते हैं और एक दूसरे पर गिरने लगते हैं। उन दिनों के सीधे साधे लोगों में इस तरह हंसी मजाक और मनोरंजन करने का बहुत ज्यादा शौक था। बेहुला की उस नाव में गोदा भी सवार हुआ था जब बेहुला अपने पति की लाश लेकर पानी में बहती जा रही थी। सच कहूं तो वो कोई नाव नहीं बल्कि केले के तनों से बना हुआ एक बेड़ा था। उस खेल में गोदा का रूप भी बहुत ही मजेदार और हंसाने वाला होता है। गोदा अपने पैरों में रुई और पटसन लपेटकर उन्हें हाथी के पैरों जैसा मोटा बना लेता है और फिर वो थप थप करके भारी कदमों से चलता हुआ अपने वो मोटे मोटे पैर उठाकर अपनी तीनों बीवियों को धमकाता है कि मैं तुम्हें अपने इसी भारी पैर से लात मारूंगा। और फिर वो नाच नाच के गाता है कि तुम सब मुझे गोदा गोदा मत कहो, क्योंकि गोदा बहुत ही किस्मत वाला है और गोदा के भंडार में गाय और अनाज की कोई कमी नहीं है। गोदा के खेल में दिखाने के लिए एक छोटे से बछड़े को धान रखने वाले एक बड़े से मटके के अंदर डालकर लाया जाता है और इसके साथ ही एक बड़े से घोंगे के खोल में भी धान भरकर लाया जाता है। फिर गोदा उस घोंगे को सबके सामने उठाकर बड़े ही घमंड से कहता है कि जरा देखो तो सही, मेरे पास कितना सारा धान है। अरे मेरी बखारी में अब और कितना धान समाएगा? मेरे इस घोंगे वाले धान से ही मेरा पूरे साल का खर्च मजे में चल जाएगा और जो भी मेहमान या फकीर मेरे घर आएगा उन सबका पेट इसी से भर जाएगा। और फिर वो जमीन पर औंधे मुंह लेटकर पानी में तैरने की एक्टिंग करता है ताकि वो बेहुला की उस नाव को पकड़ सके। सच कहूं तो खेल के ये हंसी मजाक वाले हिस्से ही देखने वालों को सबसे ज्यादा पसंद आते थे। यही वजह थी कि उन दिनों खेतों और रास्तों में हर जगह लोगों की जबान पर बस यही गीत सुनाई देता था कि तुम सब मुझे गोदा गोदा मत कहो, क्योंकि गोदा बहुत ही किस्मत वाला है। आज के इस खेल में संजली बहू ने गोदा का रूप बनाया था और अपने पैरों में बहुत सारी रुई बांधकर उन्हें सूजा हुआ बना लिया था। वो एक घोंगे के खोल में धान भी भरकर लाई थी, लेकिन धान रखने वाला उसका वो बड़ा मटका बिल्कुल खाली था क्योंकि उसमें कोई बछड़ा नहीं था। तभी अचानक राम सिंह जमादार बनी हुई मंजली बहू ने अपने कंधे पर लाठी घुमाते हुए ऐसी जबरदस्त छलांग लगाई कि खिड़की का शीशा टूटकर चकनाचूर हो गया
और ठीक उसी वक्त विनय धड़धड़ाता हुआ उस कमरे में आ पहुंचा। इसके बाद वहां खेल करने वाली उन सभी बहुओं और लड़कियों की जैसी दुर्दशा हुई उसे शब्दों में बताना बहुत मुश्किल है। विनय ने उन सभी को दो दो की जोड़ी में बांटकर उनकी चोटियों को एक साथ कसकर बांध दिया और फिर उन सबको कमरे के अलग अलग कोनों में खड़ा करके बड़े रौब से कहा कि अब तुम सब ठीक इसी तरह पूरे आधे घंटे तक यहां खड़ी रहोगी, उसके बाद ही तुम्हें छुट्टी मिलेगी। लेकिन उस भीड़ में बिजू कहीं नजर नहीं आ रही थी। भला वो कहाँ गायब हो गई थी? अब वहां मौजूद किसी भी औरत को यह समझने में कोई देर नहीं लगी कि वो बिजू ही थी जिसने उनके इस खेल की सारी खबर विनय को दे दी थी। बेचारी विजयनी इस सारे हंगामे के बाद घर में बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। अब कोई भी उससे सीधे मुंह बात नहीं करता था। वो सबके पीछे पीछे घूमती रहती थी, लेकिन कोई उसकी तरफ पलट कर देखता भी नहीं था। सास की नजरों से ये बात छुप नहीं पाई। उन्होंने पूछा कि तुम सब बहुओं को आखिर क्या हो गया है? बिजू इस तरह अपना मुंह लटकाए अकेली क्यों घूम रही है? अभी वो रसोई के दरवाजे पर खड़ी थी, क्या तुम लोगों ने उसे किसी काम के लिए नहीं बुलाया? संजली बेटी बिमला ने मुंह बनाते हुए कहा कि नहीं माँ, हम उससे अपने किसी भी काम में बिल्कुल नहीं बुलाएंगे। वो बहुत ही शैतान है। जो भी बात होती है वो जाकर तुरंत छोटे भैया के कानों में डाल देती है। और वैसे इसकी शक्ल देखकर तो ऐसा लगता है मानो इसे कुछ पता ही ना हो, बिल्कुल भोली भाली बनती है। विजयनी रोते हुए बोली कि माँ, मैं तो उनके पास गई ही नहीं थी। मैं तो आपके कमरे में आ रही थी आपके सफ़ेद बाल उखाड़ने के लिए। उन्होंने ही तो मुझे ज़बरदस्ती पकड़ लिया था। संजली ननद ने आंखें दिखाते हुए कहा कि अगर उसने पकड़ भी लिया था तो क्या हुआ? तूने उसे हमारी सारी बातें क्यों बता दी? विजयनी लगातार रोते जा रही थी। उसने सुबकते हुए कहा कि मैं तो बताना ही नहीं चाहती थी, लेकिन उन्होंने और ये कहते कहते विजयनी इतनी जोर जोर से रोने लगी कि उसके मुंह से आगे एक लफ्ज़ भी नहीं निकल पाया। अगले दिन माँ के बहुत समझाने बुझाने पर बहुओं और लड़कियों ने विजयनी को माफ़ कर दिया और उसे अपने साथ बगीचे में खेलने के लिए ले गईं। ये देखकर बिजू के दिल को बहुत तसल्ली मिली और वो खुशी से झूम उठी। बगीचे के ठीक बीचों बीच एक बहुत ही पुराना, घना और झाड़ीदार इमली का पेड़ खड़ा था। बिजू आज बहुत ही अच्छे मूड में थी और अपने ही मन की खुशी में डूबी हुई लगातार बकबक किए जा रही थी। वह बहुत ही उत्साह के साथ अपनी नंदों से कह रही थी कि दीदी, तुम्हें पता है, वे इंसानों का हाथ भी पढ़ सकते हैं। वे किसी को भी बस एक नज़र देखकर उसका सारा हाल बता सकते हैं और उनकी बताई हुई हर बात आगे चलकर बिल्कुल सच निकलती है। अच्छा, ज़रा मुझे ये तो बताओ कि सामने जो ये इतना बड़ा पेड़ दिख रहा है, वो किस चीज़ का पेड़ है? उसकी संजनी ननद बिमला ने हंसते हुए कहा कि अरे पगली, वो तो एक इमली का पेड़ है। क्या तूने अपनी जिंदगी में इससे पहले कभी इमली का पेड़ नहीं देखा है? बिज्जू ने तुरंत अपना सिर हिलाते हुए कहा कि नहीं दीदी, आप गलत कह रही हैं। वो इमली का पेड़ बिल्कुल नहीं है। उन्होंने मुझे कल ही बताया है कि वो भी असल में एक तरह का ताड़ का पेड़ ही है। आप लोग खुद ही देख लेना, जब ताड़ का सही मौसम आएगा तो इस पेड़ की डालियों पर ताड़ के फल ही लटकते हुए नजर आएंगे। बिज्जू के मुंह से ये अजीब और बेतुकी सी बात सुनकर वहां खड़ी सभी औरतें जोर जोर से खिलखिला के हंस पड़ी, लेकिन बिज्जू को उनकी इस हंसी मजाक की जरा सी भी परवाह नहीं थी और वह अपनी धुन में मगन थी। वह पूरे यकीन के साथ अपनी ही बात पर अड़ी रही और कहती गई कि हाँ, आप लोग खुद ही देख लेना, ताड़ के मौसम में इस पर ताड़ ही फलेंगे। उन्होंने मुझे बताया था कि आप सब लोग इसे गलती से इमली का पेड़ समझती हैं, लेकिन असल में ये ताड़ का ही पेड़ है। किसी खास वजह से इसके पत्ते इमली के पत्तों जैसे छोटे छोटे हो गए हैं और उन्होंने मुझे वो वजह बहुत अच्छी तरह समझाई भी थी, लेकिन मैं वो वजह भूल गई हूँ। उसकी ये बचकानी बात सुनकर मंजली जेठानी ने उसे झिड़कते हुए कहा, क्या रे ओ भोली लड़की, अब तू बस भी कर और हर बात में उनके नाम की रट लगाना छोड़ दे। क्या तेरे वे पति देवता सीधे स्वर्ग से उतर कर आए हैं जो बस उन्हें ही दुनिया की सारी बातों का इल्म है? क्या हम लोग इंसान नहीं हैं? या फिर हमारी आंखों में कोई रोशनी नहीं बची है जो हमें इमली और ताड़ के पेड़ का सीधा सा फर्क भी दिखाई नहीं देगा? लेकिन विजयनी के मन में ये पक्का और अटूट विश्वास बैठ गया था कि उस पेड़ पर ताड़ के फल ही लगेंगे। उसने बहुत ही भरोसे के साथ कहा कि अच्छा ठीक है, जब ताड़ का मौसम आएगा तो आप सब खुद ही अपनी आंखों से देख लेना। जब भी विजयनी किसी बात को लेकर विनय से कतरा कर चलने की कोशिश करती थी तो वो चालाक विनय तुरंत समझ जाता था कि जरूर औरतों के बीच कोई नई गुप्त सलाह चल रही है, और ऐसे वक्त में वो जानबूझकर जोर जोर से बिज्जू बिज्जू पुकारने लगता था। उसकी वो पुकार सुनकर विजयनी चाहकर भी उससे ज्यादा देर तक दूर नहीं रह पाती थी, और फिर विनय को भी विजयनी के पेट से सारी गुप्त बातें और राज उगलवाने में कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ती थी।
यही वजह थी कि आजकल औरतों की उन गुप्त स्वभावों में विजयिनी के जाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई थी। बिजू चाहे कितनी भी मिन्नतें क्यों न कर ले, लेकिन कोई भी उसे अपने गुट में शामिल करने को कभी तैयार नहीं होता था। सब औरतें बस यही कहती थी कि अरे ये तो बिजू है, जैसे ही छोटे बाबू इसके करीब आते हैं तो क्या इसके होश ठिकाने रहते हैं। तुम खुद ही देख लो, छोटे बाबू जिस तरफ भी होते हैं इसकी नजरें बस उन्हीं की तरफ टिकी रहती हैं और ये हमारे सारे राज उनके सामने खोल देती है। गर्मियों की एक बहुत ही तपती हुई दोपहर थी और विनय कमरे के फर्श पर एक ठंडी चटाई बिछाकर आराम से लेटा हुआ था। घर के सभी आदमियों का खाना पीना हो चुका था और अब बहुओं और बेटियों के खाना खाने की बारी आ गई थी। विजयिनी किसी छोटे मोटे काम से कमरे के अंदर आई थी कि तभी विनय ने उसे आवाज लगाई और कहा कि बिजू जरा इधर तो आना। विजयिनी ने पास आकर कहा कि माँ मुझे खाना खाने के लिए बुला रही हैं, तुम्हें क्या चाहिए जल्दी बताओ। विनय ने बहुत ही हैरानी से कहा कि क्या माँ तुझे खाना खाने बुला रही हैं? तेरी आंखें तो लाल हो रही हैं, मुझे पक्का यकीन है कि तुझे तेज बुखार आ गया है, जरा मेरे पास तो आ। अरे बाप रे, तेरा बदन तो तप रहा है, ये तो बहुत ही भयानक बुखार है। जल्दी कर, जल्दी से उस पलंग पर जाकर लेट जा, मैं अभी अंदर से लाकर तुझे रजाई उड़ाता हूं। उस भयानक और चिलचिलाती गर्मी के मौसम में विजयिनी रजाई ओढ़े हुए गर्मी के मारे बुरी तरह से छटपटा रही थी और उसकी सांसें फूल रही थीं। सास ने बाहर किसी के मुंह से सुना कि नई बहू को अचानक बहुत तेज बुखार आ गया है। बेटे के मुंह से फैलाई गई ये खबर सुनकर सास तुरंत कमरे में आई और अपनी बहू की हालत देखकर बहुत ही ज्यादा हैरानी से पूछने लगी, बहू तुमने अपने ऊपर ये दो दो भारी रजाइयां क्यों ओढ़ रखी हैं? क्या तुम्हें इस भयंकर गर्मी में भी बहुत ज्यादा ठंड लग रही है? विजयिनी ने रजाई के अंदर से बहुत ही मासूमियत और घबराहट के साथ कहा कि नहीं मां, मुझे तो बहुत ही भयानक गर्मी लग रही है। सास के लिए यह समझना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था कि वहां असल में क्या चल रहा है। उन्होंने विजयिनी को डांटते हुए प्यार से कहा कि उठो बहू, चलो चलकर खाना खा लो। अरे मेरी बच्ची, तूने रजाई ओढ़कर पसीने से अपना क्या हाल बना लिया है। और फिर उन्होंने दरवाजे की तरफ देखते हुए गुस्से में कहा कि अरे ओ नालायक लड़के विनय, जरा इधर तो आना। क्या तू इस बेचारी बहू की जान लिए बिना चैन से नहीं बैठेगा? विनय ने दरवाजे के पीछे से अपना मुंह बाहर निकालते हुए कहा कि अब इसमें मेरा क्या कसूर है। वो खुद ही जाकर रजाई ओढ़कर लेट गई थी। क्या उसमें इतनी भी अकल नहीं है कि उसे खुद ये पता चल सके कि उसे बुखार है या नहीं? लेकिन विजयिनी फिर भी रजाई से बाहर निकलने को तैयार नहीं थी और जिद करते हुए बोली कि नहीं माँ, उन्होंने कहा है कि मुझे बहुत तेज बुखार है। ये सुनकर सास का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वे बोली कि कहने दो उसे जो भी कहना है, तुझे कोई बुखार उखार नहीं है, बल्कि उसका दिमाग खराब हो गया है। अरे विनय, इधर आ और इसे उठने के लिए कह, मैं तो यहां से जा रही हूं। उस दिन विजयिनी को अपनी इस बेवकूफ़ी के लिए घरवालों की बहुत सी हंसी और ताने सुनने पड़े थे। लेकिन बेचारी विजयिनी को यह बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सभी लोग उसका मजाक क्यों उड़ा रहे हैं। इसी बीच एक दिन घर में खत आया जिसमें एक बहुत ही बुरी खबर थी कि विजयिनी के पिता अचानक इस दुनिया से गुजर गए हैं। यह खबर पढ़ते ही सास बुरी तरह से सन्न रह गई। वे बहुत अच्छी तरह से जानती थीं कि विजयिनी अपने पिता को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। जब भी उसे कोई मौका मिलता था वे घर में सभी को अपने पिता की ही कहानियां सुनाया करती थी। खासतौर पर जब वो अपनी सास के सफेद बाल उखाड़ने बैठती थी तो वे बिना रुके लगातार बस अपने पिता की ही बातें किया करती थी। वह जानती थी कि उसकी सास बहुत ही ध्यान से और बड़े मजे लेकर उसकी सारी बातें सुनती हैं। सास को विजयिनी की वो भोली भाली सूरत और उसकी वो चमकती हुई आंखें याद आ रही थी। वे सोच रही थी कि अपने पिता के बारे में बातें करते करते वो छोटी सी लड़की किस तरह खुशी से पूरी तरह खो जाती थी। वैसे तो वो अपने मायके की हर छोटी बड़ी बात अपनी सास को बताया करती थी। वो अपनी माँ, अपने छोटे भाई बहनों, अपने घोड़ों वाले साइंस की बीवी और यहाँ तक कि अपनी उस प्यारी सी मैनी नाम की बिल्ली के बारे में भी बहुत सी बातें करती थी। लेकिन सास ने हमेशा ये बात गौर की थी कि जब भी वो अपने पिता का जिक्र करती थी तो उसका चेहरा एक अलग ही खुशी से खिल उठता था। सास मनी मन घबरा रही थी कि आज जब विजयिनी को यह पता चलेगा कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं तो ना जाने उस बेचारी का क्या हाल होगा। ये सोचकर ही उनका दिल बैठा जा रहा था। उन्होंने तुरंत अपने बेटे विनय को बुलाया और उसके दोनों हाथ पकड़कर बहुत ही मिन्नत करते हुए कहा, देख मेरे प्यारे बेटे, आज रात को भूल से भी उस बेचारी लड़की को ये खौफनाक खबर मत सुनाना। रात को खाना खाने के बाद सभी लोग अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए, लेकिन सास बहुत ही फिक्रमंद होकर विजयिनी के कमरे की तरफ कान लगाए हुए थीं। विजयिनी जब भी अपने पति के पास आती थी तो वो खुशी से भर उठती थी और लगातार बिना रुके बहुत सारी बातें करती रहती थी। उसे इस बात की जरा सी भी परवाह नहीं होती थी कि उसका पति उसकी बातों पर ध्यान दे भी रहा है या नहीं।
आज भी वो अपने कमरे में आकर बहुत ही खुशी खुशी विनय को दिन भर की बातें सुना रही थी। वो बता रही थी कि आज जब मंजली दीदी, संजली दीदी और ननद तालाब के घाट पर गई थीं, तो मंजली दीदी का पैर कैसे फिसल गया और जब संजली दीदी पानी का घड़ा सीने से लगाकर तैर रही थीं, तो वो घड़ा अचानक पानी में कैसे डूब गया था, और फिर संजली दीदी ने डुबकी लगाकर कितनी होशियारी से उस घड़े को बाहर निकाल लिया था। वो ये सारी बातें बताते हुए बीच बीच में खुद ही हंसते हंसते लोटपोट हो रही थी कि तभी विनय ने अचानक उसकी बात काटते हुए कहा, हाँ, अब तुम ज्यादा हंसना खिलना बंद करो। क्या तुम्हें पता है कि आज घर में एक खत आया है और तुम्हारे बाबूजी गुजर गए हैं? ये बात सुनते ही बिजू बुरी तरह से चौंक उठी और उसने पूछा कि तुमने क्या कहा? क्या सचमुच ऐसा कोई खत आया है कि बाबूजी गुजर गए हैं? मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूं, मुझे सच सच बताओ कि आखिर हुआ क्या है? क्या मेरे बाबूजी अब इस दुनिया में नहीं हैं? मेरे बाबूजी? बिज्जू के मुंह से बहुत ही दर्दनाक चीख निकली थी। हाय रे मेरे बाबूजी! उसकी वो चीख सुनते ही सास तुरंत दौड़कर वहां पहुंची और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। उन्होंने बहुत ही गुस्से में चिल्लाते हुए कहा कि अरे वो अभागे लड़के, जल्दी दरवाजा खोल। मुझे तो लगता है कि तू इस बेचारी बहू की जान लिए बिना चैन से नहीं बैठेगा। खुशी की वो जीती जागती मूरत अचानक न जाने कैसी हो गई थी कि उसके उखड़े हुए चेहरे की तरफ देखा भी नहीं जा रहा था। सास ने जैसे तैसे बहुत मुश्किल से बिज्जू की वो चौथी की रस्म पूरी करवाई और उन्होंने सोचा कि बहू को उसकी माँ के पास भेज देना ही ठीक रहेगा। माँ भी इस वक्त बहुत गहरे सदमे में होगी, तो अपनी बेटी को देखकर शायद उसके दिल को भी थोड़ी बहुत तसल्ली मिल जाएगी और बिज्जू भी अपनी माँ की गोद में जाकर अपने इस दुख को थोड़ा हल्का कर सकेगी। लेकिन सवाल ये था कि उसे वहां भेजने के लिए वो किसके साथ भेजें। चूंकि इस सदमे की वजह से बिज्जू को बहुत तेज बुखार आ गया था और वो बिस्तर पर ऐसी पड़ी थी कि उसमें उठकर बैठने की भी ताकत नहीं बची थी। बुखार की वजह से वो लगभग बेहोश सी ही पड़ी रहती थी, लेकिन जब भी विनय उसके करीब आता तो उसे एहसास हो जाता था और वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने की कोशिश करती थी। सास ने सिद्धेश्वरी देवी के मंदिर में जाकर बहू की सलामती के लिए मन्नत मांगी थी और नारियल चढ़ाने की मनौती भी मानी थी, और बिज्जू के मायके में भी खबर भिजवा दी गई थी। विनय बहुत ही बेचैन होकर इधर उधर घूमता रहता था और वो विजयनी के पास ज्यादा देर तक बैठ भी नहीं पाता था। घर के सभी लोग बारी बारी से रात भर जागकर बिज्जू की देखभाल करते थे। सबके चेहरे उतरे हुए थे और ऐसा लग रहा था मानो घर में खुशी का जो झरना बहता था वो हमेशा के लिए सूख गया हो। सास हर वक्त अपनी बहू के कमरे में ही बैठी रहती थी और अब उनका ध्यान खाना पकाने या घर की किसी भी काम में नहीं लगता था। वे बीच बीच में विनय से कहती थी कि तू जाकर थोड़ी देर इसके पास बैठ, शायद तुझे देखकर उसे होश आ जाए। और सचमुच उसे होश आया भी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो उसका आखिरी वक्त था। विजयनी ने अपने दोनों हाथों से अपने पति का हाथ कसकर पकड़ लिया और कुछ देर तक बिल्कुल खामोश रही, और फिर उसने बहुत ही कमजोर और टूटती हुई आवाज में कहा कि सच कहूं तो तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। और यही उसके मुंह से निकलने वाले आखिरी लफ्ज थे। ये सुनते ही विनय लगभग पागलों जैसा हो गया। उसने अपनी मां की गोद में मुंह छुपा लिया और बहुत ही रुंधी हुई आवाज में रोते हुए बस यही कहता रहा, मां, ओ मां। जाते जाते उसने मुझसे ये कह दिया कि मैं उससे प्यार नहीं करता था। समाप्त।